हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है अन्नू प्रोजेक्ट्स। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है 25 से 28 अगस्त को। एक 99 का इन्होंने प्राइस सेट किया है, 648 करोड़ रुपीज की वैल्यू लगाई है। एंड यहाँ पर जो पूरे टोटल पैसे उठा रही है 175 करोड़ रुपीज उठा रही है। सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं और कंपनी बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट, दैट मीन्स कि ये प्रोजेक्ट्स लेती है, उनको बाद में माल इकट्ठा करती है, कहीं से खरीदती है जो भी, एंड बाद में वो जो भी इन्होंने काम लिया उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देती है। अब वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। मोस्टली इसके पास में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के हैं। वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। सीवरेज लाइन बिछाना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, टेलीकॉम जैसे टावर वगैरह खड़ी करना, जो वायर्स की लाइन बिछाना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के दोनों ही लेवल के प्रोजेक्ट्स लेती है। नाउ दिस सभी जो कंपनियां होती हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो कौन से पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में एक्सपर्टीज है उनके पास में, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हिसाब से। इसके पास में जो है टेलीकॉम सेक्टर और सीवरेज लाइन के हिसाब से एक्सपर्टीज देखने को मिल रही है। तीसरा, गैस पाइपलाइन से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करती है। सो बेसिकली एक जगह हाथ नहीं मार रखा, हर इंडस्ट्री के अंदर में से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें हाथ मार रखा है इन्होंने। अब ये सब की जो कंपनियां जब आईपीओ से पैसे उठाने के लिए आती हैं तो मेनली दो ही रीजन की वजह से आती हैं कि ये तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पैसों की जरूरत है, कि बिकॉज नए पुराने जो प्रोजेक्ट्स उनका पेमेंट आया हुआ नहीं होता, नए प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो या तो लोन से पैसा उठाती हैं बैंक से या फिर वो आईपीओ से पैसा उठाती हैं। तो वो दो ही काम करती हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा उठाती हैं, जो कि ये भी उसी के लिए उठा रही है। दूसरा, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कोई मशीनरी की जरूरत है तो ये मशीनरी भी खरीद रही है। मेनली जो काम होता है वो वर्किंग कैपिटल ही होता है। आफ्टर दी आईपीओ 65% मालिकाना हक रह जाने वाला है कंपनी के अंदर में प्रमोटर्स का। यहाँ पर आप इनके जो प्रोजेक्ट्स जो चल कंप्लीट हो चुके हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट कस्टमर से रिलेटेड और कौन से पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड इनका प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किया, और गैस पाइपलाइन से रिलेटेड कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और कौन से अभी पेंडिंग है, ऑर्डर बुक जिनकी भी बाकी है। राइट, तो यहाँ पर लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक इनके पास में पड़ी हुई है। अभी ये बिल्डिंग जो है हर साल यहाँ पर बिल्डिंग करते हैं नए प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ पर 15 के लिए बिल्डिंग की थी, 8 मिल गई इनको। 15 के लिए यहाँ पर 2026 में बिल्डिंग की कर दी अब तक, सॉरी 2025-26 में, तो जिनमें से 5 इनको मिले। अब एक कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम करते हैं। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कोई और ले रहा है, फिर उसका काम करके ये कंप्लीट करके दे रहे हैं, ऐसे भी काम चलता है। 2026 के अंदर में इन्होंने सबसे ज्यादा जो काम है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करके दिए हैं। अब जो ये सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कंपनियां, अभी रिसेंट में एक कंपनी आई थी, आपने उसका नाम भी याद होगा, उसका नाम था टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स नाम से ये कंपनी थी। ये भी सीवरेज लाइन का ही जो ईपीसी रिलेटेड काम ही करती है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लेती थी। उसके पास में लगभग 1300 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक था, और उसको मार्केट ने, मतलब जिसका जीएमपी जो है लगभग 20% के आसपास में चल रहा था, और जब मार्केट में लिस्ट हुआ तो आज के दिन लगभग उसकी जो वैल्यूएशन चल रही है वो लगभग 1300 करोड़ की चल रही है, और 800 करोड़ की वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लेके आए थे। तो लगभग वहां से अगर देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे 60% का इंक्रीज हो चुका है इसके आईपीओ प्राइस से लेकर के। दैट मीन्स इतना भाग चुका है। अब अगर हम लोग इसी चीज को सीवरेज, अब जो आईपीओ लेके आ रही है ये वाली कंपनी, इसका जो मेन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज दोनों लाइनों के अंदर में है। वो भी 20 के पी रेशियो के ऊपर में आईपीओ लेके आई थी, और ये भी 20 के पी रेशियो पे आईपीओ लेके आई थी। अब इसको मार्केट क्या उसके जैसे वैल्यू देने वाला है वो देखने वाली बात होगी, बट आज के दिन अगर हम लोग हवा की बात करते हैं तो वो लगभग 4% ही पॉजिटिव में चल रहा है। बट इसी चीज को अगर मैं आपको थोड़ा सा और निराश करने की कोशिश करूं, आप निराश अपने आप हो ही जाओगे आप, क्योंकि यहाँ पे देखने वाला है कि जो कंपनी का लीड मैनेजर है, राइट, जिसका नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है मैफकॉन कैपिटल मार्केट्स, ये थोड़े दिन पहले 2025 के अंदर में आई थिंक एक आईपीओ लेके आए थे, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, एंड इसका जो लिस्टिंग था वो अच्छा था, बट उसके बाद में अभी जो है ये आईपीओ प्राइस भी 33% डाउन चल रहा है। दैट मीन्स ये जो लीड मैनेजर है ये इंफ्रा जो ईपीसी रिलेटेड जो कंपनियां उनका आईपीओ लेके आ रहा है उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा लगाता है। दो लिस्टिंग गेन अच्छा मिला था इस कंपनी को भी, बट बाद में नीचे आ गई, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि टेक्नोक्राफ्ट भी नीचे आ जाए, बट उसका जो लीड मैनेजर था अलग था। बट अब ओवरऑल बात पिक्चर ये है कि लीड मैनेजर को अगर देखें तो वैल्यू ज्यादा है, मतलब स्टॉक नीचे जा सकता है, और इससे सिमिलर जो दूसरी कंपनी का आईपीओ आया था उसको देखें तो ऊपर जा सकता है। बट अल्टीमेटली लीड मैनेजर वाली कंपनी को भी देखेंगे तो लिस्टिंग इसकी भी 40% के आसपास में अप हुई थी और उसकी भी अप हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली अन्नो वाले की भी अप होनी चाहिए कंपेरेटिव।
अब इसको जो टेलीकॉम रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट के कम मिल रहे हैं, प्राइवेट के ज्यादा हैं जो कंप्लीट किए हैं। बाकी सीवरेज से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मोस्टली सारे ही गवर्नमेंट के ही हैं। और यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं, या कितने उनकी वैल्यू है और कितने का इन्होंने ऑर्डर बुक अभी भी पड़ी हुई है, इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है और ऑर्डर बुक कितनी बची हुई है, और ओवरऑल हम देख भी चुके हैं कि 1000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक इनके पास में अभी भी पड़ी हुई है। ये इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने कंप्लीट किए हैं, जिनको हम लोग पिक्चर के अंदर में देख सकते हैं। तो हम बैलेंस शीट पे थोड़ा नजर डालते हैं, तो यहाँ पे 341 करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट है, जिसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो 155 करोड़ है। दैट मीन्स मोस्टली कंपनी में पैसा है वो उधारी का लगा हुआ है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा जो है उधारी में वर्किंग कैपिटल में लगा हुआ है। उसके अलावा माल भी अच्छा खासा उधारी में उठा रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग रेवेन्यूज की बात करते हैं तो 150 करोड़, 180 करोड़ और 241 करोड़। सो हर साल रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, जो कि हमने देखा भी था कि कंपनी जो ऑर्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा हर साल कंप्लीट कर रही है, जिसकी वजह से रेवेन्यूज भी अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहे हैं। अब मेन बात ये है कि हर एक कितने रुपए, जितने रुपए का ये कंपनी ऑर्डर कंप्लीट करती है, उसमें मेनली अपना मार्जिन कितना रखती है, कितना कमा पा रही है पीछे टैक्स से पहले, जिसको हम एबिटा भी बोल सकते हैं। एबिटा मार्जिन इनके सुधरे हैं। यहाँ पर 17% के आसपास का जो है एबिटा मार्जिन था, यहाँ पर लगभग 21% का है। दैट मीन्स कंपनी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके सारा खर्चा वर्चा निकालने के बाद में, फाइनेंस कॉस्ट निकालने के बाद में, लोन का सब कुछ निकालने के बाद में, कंपनी सॉरी इंटरेस्ट कॉस्ट पे करने से पहले, मतलब ऑपरेशनली अच्छा रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट जो है, एबिटा जो है, ऑपरेशनल मार्जिन जो है वो अच्छा निकाल रही है। ध्यान रखिए, एबिटा ऑपरेशनल मार्जिन जो है वो एक सेम सी बात है, कुछ कंपनी में डिफर करती है, बाकी सेम सी बात होती है। और नेट मार्जिन है वो है टैक्स पे करने के बाद। सो ओवरऑल अगर अभी देखा जाए तो 33 करोड़ रुपीज नेट प्रॉफिट निकाला है। तो इनके पास में 1000 करोड़ का वो पड़े हुए हैं ऑर्डर बुक, उसको कंप्लीट करती है, 21% का एबिटा मार्जिन निकालती है ये कंपनी, तो लगभग 200 करोड़ रुपए वहां से कमा सकती है एबिटा मार्जिन के अंदर में। बाद में टैक्स पर पर्टिकुलरली 25% के आसपास पे करेगी, तो लगभग 150 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी अपने जो अभी के ऑर्डर बुक पड़ी है उससे कंपनी निकाल लेगी। और कंपनी ने खुद की जो वैल्यू लगाई है आज के दिन, वो लगभग कितनी 600 करोड़ रुपए लगाई, 648 करोड़ रुपए लगाई है। तो लगभग नेट प्रॉफिट ये अपनी वैल्यू का 25% के आसपास में निकाल लेगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, अगले 2.5 साल के अंदर में कंपनी उस ऑर्डर बुक को कंप्लीट कर देगी। सो 2.5 साल के अंदर में 150 करोड़ रुपया, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो भाई है तो महंगा, प्राइस तो महंगा ही रखा है। हमने ऑपरेशनल एफिशिएंसी के हिसाब से देखा है ना, कि ऑर्डर बुक जो फ्यूचर में और बढ़ने वाली है उसके हिसाब से हम लोग बात नहीं कर रहे, वो तो चलो फ्यूचर में जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे अलग बात, बट कंपेरेटिवली देखने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पे। तो लगभग 33 करोड़ की वैल्यू लगाई है, उस हिसाब से देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे 19-20 का पी रेशियो है। कंपेयर करते हैं जो रिसेंटली आईपीओ आए हैं उसी के साथ में, तो यहाँ पर इस कंपनी का जो पी रेशियो चल रहा है वो लगभग 30 का चल रहा है, 20 के ऊपर में, तो लगभग यहाँ से 50% का ऊपर का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। दूसरी और भी कंपनियां हैं जिनके साथ में इन्होंने कंपनी आपको कंपेयर बताया है, पीयर ग्रुप में बताया, तो इनके भी जो पी रेशियोज हैं वो 23, 16, 24, वैसे इनके लाइव नंबर्स देख लेते हैं एक बार। इसका 24 का पी रेशियो चल रहा है, इसका 14 का पी रेशियो चल रहा है। जबकि ये जो पर्टिकुलर बोंदादा इंजीनियरिंग है, ये पर्टिकुलरली टेलीकॉम और सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रही है, ना कि सीवरेज लाइन से। बाकी जितनी भी कंपनियां होती हैं, ये जिस जैसा ही प्रोजेक्ट इनको मिल जाता है उसको कंप्लीट करने लग जाती हैं, और इनका जो टाइमिंग वो चलता रहता है कि अभी ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रही हैं, थोड़े टाइम बाद में वो भी कंप्लीट करने लग गई हैं, फिर सीवरेज लाइन में घुस गई हैं, फिर टेलीकॉम लाइन में घुस गई हैं, फिर रोड बनाने लग गई हैं, फिर हाईवे बनाने लग गई हैं। तो वो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होती है इनकी, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये इसमें काम कर रही है उसमें नहीं कर रही है। सो मोस्टली अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो रिसेंट के अंदर में जो नंबर है सीवरेज लाइन वाली कंपनी को मार्केट ठीक ठाक वैल्यू दे रहा है, ऑर्डर बुक अच्छी है। सो आई थिंक इसको लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए कंपेरेटिवली। बाकी इनके जो एबिटा मार्जिन है वो 11% के आसपास में, इसका 12-13% के आसपास में, वो 21% के ऊपर आसपास में लेके आ रही है अपना आईपीओ। और टेक्नोक्राफ्ट वेंचर को मार्केट ने मोस्टली ज्यादा वैल्यू इसलिए दी बिकॉज इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो टाइम के साथ में बढ़ते जा रहे हैं, इनके भी 21% के आसपास में। सो ये भी एक अगेन पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है कि लिस्टिंग मिल सकती है, बिकॉज इसके भी जो आईपीओ लेकर इसके भी मार्जिन सुधर रहे हैं ऑर्डर बुक के साथ। सो ओवरऑल नाउ लिस्टिंग गेन इज प्रिडिक्टेबल, मिल सकता है, वहां पे चांसेस हैं। और
इसके जो जीएमपी है वो लगभग यहाँ से 15-20% के आसपास में ऊपर जानी चाहिए। अगर ये नहीं जाती भी है तो आप आईपीओ स्ट्रेटेजी को स्ट्रिक्टली इस कंपनी के अंदर में फॉलो कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा लिस्टिंग के बाद में मैंने खरीदा, लिस्ट होने के बाद में मैंने खरीदा क्योंकि मेरे को पॉजिटिव लग रहा था, आपके रिव्यू में भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल रही थी। तो उससे पहले ये कि कोई भी कंपनी का आईपीओ स्ट्रेटेजी आप एक बार जरूर देख लें, बिकॉज उसमें एक माइंड सेट बताया हुआ है कि किस माइंड सेट के हिसाब से मार्केट यूजुअली कई बार परफॉर्म करता है, राइट। तो आईपीओ के अंदर में आईपीओ स्ट्रेटेजी इज द मेन थिंग बाय द वे। हाँ, अब अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से किसी कंपनी को लेना तो वो व्यू भी हम लोग यहाँ पर बताते हैं, बट ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू अभी नहीं बनाऊंगा, आने वाला टाइम के अंदर में फिर से देखेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में। फाइनली सी यू टुमारो।